हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होगे, शानदार होगे, ज़बरदस्त होगे। और आज हम देखते हैं जूलॉजी बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट की आंसर की। और ये पेपर है महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रूरलखंड बरेली का है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर की चेक कर लो, जिसका पेपर कोड है 4030-7। चलो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, नीचे उल्लेखित हार्डी-वेनबर्ग समीकरण में P2 क्या दर्शाता है? इसका आंसर सी सही है। सी सही है। दूसरा प्रश्न है, किसी जनसंख्या में 25 व्यक्ति समूह प्रभावशाली हैं, तो जिन व्यक्तियों की समूह में अप्रभावी होने की उम्मीद है वे हैं। इसका आंसर है इसका भी डी सही है। तीसरा है, किसी जनसंख्या के हार्डी-वेनबर्ग संतुलन में रहने के लिए यह स्थिति आवश्यक है। इसका भी डी सही है। चौथा है, हार्डी-वेनबर्ग संतुलन किसके अभाव में संचालित होता है? इसका डी सही है। यह कथन हार्डी-वेनबर्ग नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। गणितीय रूप से आक्षेपित पहला ऑप्शन है, गणितीय रूप से आक्षेपित एलील आवृत्तियों की भविष्यवाणी क्या करना। दूसरा है, बड़ी आबादी में प्रमुख एलील अधिक प्रचलित हो जाते हैं। एक बड़ी आबादी में समय के साथ एलील आवृत्ति में परिवर्तन होता है। एक बड़ी आबादी में वंशानुक्रम का तंत्र एलील आवृत्तियों को नहीं बदलता है। इसका भी डी सही है। प्रश्न नंबर छठा, हार्डी-वेनबर्ग समीकरण के पी और क्यू एक द्विगुणित जीव का डैश प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सी सही है। सी, एलील ए और स्मॉल ए की आवृत्ति। इसका सी सही है। सातवां प्रश्न नंबर 7 है, उल्लेख करें कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को कितने कारक प्रभावित करते हैं। इसका सी सही है। 5 कारक प्रभावित करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन है। सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन सा यौगिक जीवन की उत्पत्ति के दौरान बना था? कौन सा बना था? ऑप्शन सी सही, न्यूक्लिक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति डैश डैश के आसपास हुई थी। इसका ऑप्शन सी सही है, 4 अरब वर्ष पहले। प्रश्न नंबर 11, स्टेनली मिलर ने अपने विकास प्रयोग में क्या संश्लेषित किया था? डी, अमीनो एसिड। ऑप्शन डी सही है। जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए मिलर प्रश्न नंबर 13, जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए मिलर और उरे ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने डैश डैश के साथ गैसें H2O और CH4 ली। कौन सी गैस ली? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, NH3 और हाइड्रोजन। बी सही है। प्रश्न नंबर 14 है, जीवन की उत्पत्ति के दौरान वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित था? मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। ऑक्सीजन अनुपस्थित था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 15, कार्बन यौगिक जीवन का आधार थे, यह सिद्ध किया था? यह किसने सिद्ध किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने,
स्टेनली मिलर और हॉलेट सीवर ने। 15 में का डी सही है। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, किसी जीव वैज्ञानिक ने सबसे स्वीकार्य जैव रसायन सिद्धांत दिया। डैश डैश किसने दिया? ऑप्शन ए, ओपरिन ने दिया। प्रश्न नंबर 17 है। उस जहाज का क्या नाम था जिसमें डार्विन ने दुनिया भर में यात्रा की थी? बताओ उस जहाज का क्या नाम है? इसका बी सही है, HMS बीगल HMS। 17 में का बी सही है। प्रश्न नंबर 18, फिटनेस वह फिटनेस थी जिसे डार्विन ने प्राकृतिक चयन के लिए संदर्भ किया था। कौन सा सही है? प्रजननात्मक, स्वास्थ्य, उत्तरजीवी, शारीरिक। 18 में का ये सही है, प्रजननात्मक, रिप्रोडक्टिव। 18वां डार्विन 18वां डार्विन का दोष यह था कि डैश की व्याख्या नहीं कर सकता। इसका ए सही है, विविधताएं, वेरिएशन। 19 में का ए सही है, विविधताएं। 20वां है। 20वां लेमार्क के विचार में जैविक विकास की कुंजी प्रत्येक संतान है। बताओ कौन सा है? इसका बी सही है, माता पिता की पीढ़ी द्वारा अर्जित लक्षण विरासत में मिलते हैं। इसका 20 में का बी सही है। 21वां यह लेमार्क का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। प्रिमरोज, सांप, अमेरिकी जिराफ, दोनों बी और सी। कौन सा सही आता? इसका सी सही है, अफ्रीकी जिराफ सही है। प्रश्न नंबर 22 है। यह सिद्धांत किसने कहा? उपयोग में लाए जाने वाला अंग विकसित हो जाएगा और यदि उपयोग न किया जाए तो वह कमजोर होकर अपशिष्ट बन जाएगा। कौन सा? लेमार्क। ऑप्शन डी सही है, लेमार्क ने कहा। प्रश्न नंबर 23 है। लेमार्क के सिद्धांत के विरुद्ध जर्नप्लाज सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? डार्विन, लेमार्क, बीजमैन, हागोडे। बताओ इसका डी सही है, हागो डी ब्रीज ने। 23 में का डी। 24 में जेनेटिक ड्रिफ्ट एक परिवर्तन है। 24 में का एक पीढ़ी जीन में आवृत्ति, एक पीढ़ी जीन की अवस्थी। 24 में का बताओ कौन सा है? 24 में का है, इसका डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 में का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 25वां है। औद्योगिक मेलानिज्म इसका एक उदाहरण है। क्या उदाहरण? बताओ। इसका सी सही है, उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण दिशात्मक चयन। सी सही है। प्रश्न नंबर 26 में है। डार्विन का प्रजनन सिद्धांत अर्जित लक्षणों की विरासत के समान है, तो फिर इसके कार्य के अनुसार क्या सही होगा? इसका डी सही है, वंशानुक्रम का भौतिक आधार होना। इसका डी सही है। 27 में कहा है यह आबादी के प्रजातिकरण की कुंजी है। क्या है? 27 में कहा है, इसका बी सही है, प्रजनन लाभ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। 27 में का बी सही है। 28 में का है जीवाणु एक शुक्राणु और एक अंडाणु असंगत होते हैं तो प्रजनन प्रतिकरण कारक उत्पन्न होता है। बताओ किसके कारण होता है? इसका सी सही है,
युग्मक अलवाग, जेमेटिक आइसोलेटेड, इसका सी सही है। प्रश्न नंबर 29 है, प्रजातियां जैविक प्रजाति जैविक आधार केवल प्रजनन करने वाली आबादी पर लागू होती हैं। इसका इसका डी 29 में का डी सही है। प्रश्न नंबर 30 है, आनुवंशिक बाधाओं की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? प्रश्न नंबर 30 का डी सही है। नई बीमारियों का विरोध करने की क्षमता में वृद्धि, इसका डी सही है। 31वां है प्रश्न नंबर 31, किस प्रकार की प्रजातियां दो प्रजातियों के बीच संकर के उत्पादों को सक्षम बनाती हैं? बताओ। इसका बी सही है। 31 में का बी सही, पैरापैट्रिक प्रजाति, बी सही। 32 में प्रश्न नंबर 32 है, प्रजाति के इस सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति अपने पूर्वजों की इस भौगोलिक सीमा से उभरती है। इसका 32 में का सी सही है, एलोपैथिक प्रजाति। 33वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म बनता है? एक विलुप्त जानवर का खनिज युक्त बिल, एक अज्ञात जानवर ग्लेशियर में जमा हुआ पाया गया हुआ, एम्बर के एक ब्लॉक के अंदर एक चींटी पाई गई जो 110 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसका डी सही है। 33 में का डी सही। प्रश्न नंबर 34, किसी जानवर के जीवाश्म बनने की अधिक संभावना है यदि इसका 34 में का डी सही है, उपयुक्त सभी। 34 में का डी, इसका बी सही है, जानवर समुद्र में मर जाता और गहराई में डूब जाता। इसका 34 में का बी सही है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है? प्रश्न नंबर 35 कौन सा है? प्रश्न नंबर 35 का बी सही है, हड्डियों में आमतौर पर कार्बनिक और अकार्बनिक अणु होते हैं। हड्डियों में आमतौर पर कार्बनिक और अकार्बनिक, इसका बी सही है। प्रश्न नंबर 37 है, रेडियो कार्बन डेटिंग जैविक नमूनों की आयु सीमा का पता लगाने में मदद कर सकती है और इससे अधिक पुरानी न हो। इसका ये सही है, 50,000 वर्ष पूर्व, 50,000, इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 38 है, जैविक विकास का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका ये सही है, जैविक विकास सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण जीवाश्म, इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 39, अचानक वंशानुगत परिवर्तन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 39 में का है, 39 में का ए सही है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। 39 में का ए सही है, म्यूटेशन। हाउगो डी ब्रिज ने उत्तर प्रदेश सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? बताओ, किस पौधे का प्रयोग किया था? 40 में का है, बताओ किस पौधे का प्रयोग। 40 में का इवनिंग प्रोमरेज, 40 में का ये सही है। निम्न में कौन उत्तर प्रदेश सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 41 में का कौन सा सिद्धांत नहीं है? 41 में का डी सही है, यह एक सतत प्रक्रिया है। 42 में उत्तर प्रदेश सिद्धांत डैश की व्याख्या कर सकता है।
उत्पत्ति सिद्धांत डैश डैश की व्याख्या नहीं कर सकता। नहीं पूछा। इसका नकल का विकास, साल्टेशन, विविधताएं, फूलों के गुणसूत्र। 42 में का ये सही है। 43 किसी मौजूद प्रजाति एक या अधिक नई प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका ये सही है। 44वां किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय आबादी को नामक शब्द से जाना जाता है। किससे जाना जाता है बताओ? स्थानीय लोग, दौड़, ग्रामीण, डेम्स। तो इसका ये सही है, स्थानीय लोग, लोकल्स। इसका ये सही है। 45 में कहा है विकास प्रजाति की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया? अब हागो डी ब्रिस, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज गेलार्ड, सिम्पसन, ग्रेगर, जॉन मॉडल। बताओ किसने दिया? तो इसका ये सही है। 45 में का ये सही है। 46 प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है? प्रश्न नंबर 46 बताओ कौन सा सही है। 46 में का सी सही है। उत्पत्ति नई किस्मों को जन्म देता है। 46 में का सी सही है। प्रश्न नंबर 47 है, डैश को सिंगल स्टर्प लोड म्यूटेशन कहा जाता है। बताओ किसे कहा जाता है? इसका भी सही है, नमकीन का बनना, साल्टेशन। 47 का बी, नमकीन का बनना। 48 में कहा डैश को सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक लुप्त कड़ी माना जाता है। बताओ किसे माना जाता है? आर्क्योट्योप्रिक्स, टेरानोडोन, एबीमिक्स, कोडिप्टेरिक्स। बताओ किसे माना जाता है? इसका ये सही है। इसका ये सही है, आर्क्योट्योप्टेरिक्स। 49 प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति डैश के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई बताओ? इसका चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई। 50 में वह बल जो विकास की शुरुआत करता है डैश। बताओ कौन करता है? इसका 50 में का वह बल जो विकास की शुरुआत करता है। 50 में का बी सही है, म्यूटेशन। प्रश्न नंबर 41 है, डैश शुक्राणु को उसकी गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। बताओ कौन करता है? मिडिल पीस, मध्य टुकड़ा, यह गति प्रदान करता है शुक्राणु को। 51 का बी सही है। शुक्राणुजन के दौरान इनमें से क्या होता है? माइटोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस, अर्धसूत्रीय। इसमें से इसका बी सही है, अर्धसूत्रीय विभाजन, 52 का। प्रश्न नंबर 53 का है, इनमें से कौन सा शुक्राणुजन का सही क्रम है? कौन सा? इसका डी सही है। इसका डी सही। प्रश्न नंबर 54 का है, इनमें से कौन सा स्तनधारी शुक्राणुओं के मध्य भाग में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 54 का ये सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 1 से 2 दे दिए हैं, चलो कोई नहीं। 53 का है, इनमें से कौन सा लेंटिंग एंजाइम है जो शुक्राणु द्वारा छोड़ा जाता है? 55 का ये हाल्यूरिनोडेज द्वारा।
इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा इनमें से अंडाजन और शुक्राणुजन के बीच की प्रमुख अंतर है? बताओ क्या अंतर है प्रमुख इसका? सी सही है, सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन डिम्ब ग्रंथि रोम के विकास को उत्तेजित करता है? बताओ कौन सा करता है? इसका ये सही है, FSH, ये सही है। प्रश्न नंबर 58, मानव अंडाणु की गैर सेलुलर झिल्ली को डैश डैश कहा जाता है? इसका ये सही है, ये सही है इसका। प्रश्न नंबर 59 है, कैपिसिटेशन डैश डैश में परिवर्तन होता है? निषेचन के बाद शुक्राणु, निषेचन के बाद अंडाणु, निषेचन से पहले अंडाणु। इसका डी सही है, निषेचन से पहले शुक्राणु, डी सही है। 60वां है, प्रश्न नंबर 60 है, द्वितीय अंडाणु में अधसूत्रीय विभाजन सेकंड तक पूरा नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका सी सही है, निषेचन, सी सही है, सी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 61 है, शुक्राणु द्वारा अंडे के प्रवेश में क्या मदद करता है? क्या मदद करता है? इसका सी सही है, शुक्राणु लाइसिन, शुक्राणु लाइसिन सही है। प्रश्न नंबर 62 है, रसकलन के बाद शुक्राणु लगभग की गति से आगे बढ़ते हैं। बताओ कितनी गति से आगे बढ़ते हैं? 2 से 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, सी सही है। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 63 है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? बताओ कहाँ होता है? बी तो सभी को पता है, डिम्ब वाहिनी। प्रश्न नंबर 64 है, बाह्य निषेचन किस में होता है? उभयचरों में होता है, मेंढक, उभयचर, बाह्य निषेचन उभयचर में होता है। प्रश्न नंबर 65 है, विदलन से बनने वाली कोशिकाओं की एक ठोस गेंद को कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? मोरूला, मोरूला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 है, युग्मनज के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका प्रश्न नंबर डी है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67वां है, अंग निर्माण को कहा जाता है? बताओ निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, ऑर्गोजेनेसिस, बी सही है, बिल्कुल सही लगा हुआ। नर युग्मक किसे कहते हैं? शुक्राणु, स्पर्म, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर, अंडे के चारों ओर लगे सुरक्षा आवरण को क्या कहते हैं? अंडे की झिल्ली कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। डैश डैश पुनरुत्पादन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना है? बताओ पुनरुत्पादन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ए सही। 72, प्रश्न नंबर 71 है, शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है? शुक्राणु 72 घंटे, 72 घंटे रहता है, डी सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 72, बिना निषेचन के अंडे के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ये सही है, पार्थोजेनेसिस, पार्थोजेनेसिस कहा जाता है, ये सही है, ये पर टिक लगाओ। युग्मनज के विदलन को संदर्भित करता है, कौन करता है? बताओ। कोशिका कार्य में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण साइटोमाइटोसिस, 73 में का बताओ,
73 में का है, 73 में का इसका है, इसका ये सही है, इसका ये सही है। कोशिका आकार में कोई वृद्धि नहीं होने के साथ माइटोसिस, इसका ये सही है। 74 में कहा है बाह्य भ्रूण झिल्ली में से एक डैश डैश विकासशील भ्रूण और भ्रूण के लिए एक तरल वातावरण प्रदान करती है। कौन करती है? इसका ये सही है, कैरियन करती है। 75वां प्रश्न है, कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गर्भनाल रक्त वाहिकाएं बनकर भ्रूण की संचारित प्रणाली में योगदान करती हैं? क्या करती हैं? इसका सी सही है, एलेंटोइस। प्रश्न नंबर 76वां है, डैश डैश वह जगह है जहां भ्रूण का रक्त मार्त रक्त के साथ अणुओं का आदान प्रदान करता है। इसका सी सही है, प्लेसेंटा करता है। भ्रूण के गर्भनाल के आधे हिस्से में विकसित होने वाली आंतरिक भ्रूण झिल्ली है। बताओ क्या है? बताओ। इसका है 77 में का ये सही है, एमिनियन सही है, ये सही है। 78वां, निम्न में से कौन प्राथमिक जन्म परत नहीं है? कौन नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक जन्म परत नहीं है? कौन नहीं है? ये सही है, गैस्ट्रोडर्म। इसका ये सही है, गैस्ट्रोडर्म ये सही है इसका। भ्रूण में 79 का है, भ्रूण में दृष्टिगोचर होने वाली पहली प्रमुख शारीरिक प्रणाली कौन सी है? इसका भी सही है, प्रश्न नंबर 80 का है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से निकलने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? ये और बी दोनों। 80 का बी है, बी सही है। ये हार्मोन गर्भाशय की परत को बनाए रखते हैं, इसका बी सही है। 81 में कहा, स्तनपान में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? ऑक्सीटोसिन, HCG, प्रोलैक्टिन। 81 का डी सही है, ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 82 है, उम्र बढ़ने के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताओ। प्रश्न नंबर 82 का है, उम्र बढ़ने के अध्ययन को डैश डैश कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? डी, जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, इसको जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, डी सही है। प्रश्न नंबर 83 है, इनमें से कौन उम्र बढ़ने का समकालीन सिद्धांत है? कौन सा? बताओ। ये सभी नहीं है भाई, इसका उम्र बढ़ना आनुवंशिक, इसका ये सही है, 83 का ये सही है। प्रश्न नंबर 84 है, शरीर के अंगों से एक नई व्यक्तिगत इकाई को जन्म देने की क्षमता है। बताओ। शरीर के अंगों से एक नई व्यक्तिगत इकाई को जन्म देने की क्षमता है, बताओ। 84 का है, 84 का सी है, पुनर्जनन, रीजनरेशन, सी है। प्रश्न नंबर 85 है, किसी अंग या पूंछ का प्रजनन इसका उदाहरण है। बताओ किसका उदाहरण है? इसका एम्फिमोर्फिस, ये सही है। 85 में का ये सही है। प्रश्न नंबर 86 प्रश्न नंबर 86 का है, पुनर्स्थापनात्मक प्रजनन डैश डैश है, घावों का ठीक होना, माता पिता के शरीर के टुकड़ों से
नई इकाई गठन होना, इसका बी सही है, इसका बी सही है। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जनन देखा जा सकता है? बताओ किसमें देखा जाएगा? प्लाज्मोडियम, स्पंजिला, केंचुआ, स्टारफिश। डी सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न नंबर 88 है, प्रश्न नंबर 88 का है, दोहरावदार पुनर्जनन को देखा जा सकता है, किसके द्वारा देखा जा सकता है? हाइड्रा द्वारा देखा जाता है। सी सही है, 88 का सी सही है। 89, पुनर्जीवित उभयचर अंग में इंटरकैलरी ग्रोथ का मतलब है कि यदि एक डिजिटल ब्लास्टोमा को समिष्ट स्टपर ग्राफ्ट किया जाता है। इसका ये सही है। चलो ये सही है, ये सही है इसका। 89 का ये सही है। 89। प्रश्न नंबर 90 मार्फोलेक्सिस और एम्फीफोर्सिस की तुलना करते समय कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सा कथन सही है? इसका सही है। उभयचर अंगों के पुनर्जनन में एम्फीमोर्फिसिस शामिल है। इसका सी सही है। इसका सी सही है। प्रश्न नंबर आगे 10 प्रश्न बचे हैं, आगे अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।